तो कला के बारे में आपको मैं बात करना चाहता हूँ। कला हमारी मुख्यतः कहते हैं कि दो प्रकार की होती है, और कला की परिभाषा के बारे में मैं आपको बता दूं उससे पहले कि कला को हम परिभाषित जो करते हैं वो किन शब्दों में करते हैं। तो कला कोई भी वह कार्य जिसको करने से आपकी आत्मा को तृप्ति मिले, सुकून मिले, दैट इज़ आर्ट, वही कला है। ठीक है, तो कला को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जो इसकी फ़िलॉसफी रही है, थोड़ी सी किस विद्वानों ने क्या क्या कहा है, थोड़ा सा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं तो हम सबको आसानी होगी आगे समझने में। तो कला जो है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, जिसमें हम कहते हैं एक चित्रकला जो हमारी है, जो हमें दिखती है बहुत अच्छे तरीके से, तो हम केवल उसी को कला मानते हैं, ऐसा नहीं है। कलाएँ बहुत हैं, जिसमें से हम दो भागों में कला को बांटा गया है। पहला है उपयोगी कला, या जिसमें हम उपयोग में सारी चीज़ें लाते हैं, उसको उपयोगी कला के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है ललित कला। तो ललित कला और उपयोगी कला, ये दो कलाएं ऐसी हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो ललित कलाएं वे कलाएं होती हैं जिनको करने से हमारी जो आत्मा है, हमारा जो सोल है, उसको एक सुकून मिले, दैट इज़ ललित कला, वो ललित कला है। नेक्स्ट जो कला है हमारी उपयोगी कला, जो हमारे उपयोग में रोज़मर्रा की लाइफ में आती हैं, जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि हम घर में रहते हैं, जैसे कि हम बहुत ढेर सारी हम मेज़ कुर्सी ये सब यूज़ कर रहे हैं। इंटीरियर में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, फैशन में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी हमारी उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। टेक्नोलॉजी जो हमारी उपयोग में आ रही है, ये भी उपयोगी कला के अंतर्गत ही रखी गई है सारी चीज़ें। तो उपयोगी कला में जैसे कहते हैं कि मैंने बताया कि पहले तो हमारा लकड़ी पे काम बहुत ज़्यादा होता था, तो कारपेंट्री हुआ, इसको हम रखते थे कि उपयोगी कला के अंतर्गत। अब हम फैशन में भी कपड़े यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारी उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। कमर्शियल आर्ट होती है हमारी ये, ठीक है। अप्लाइड आर्ट्स होती है, ये बता सकते हैं, जिसमें हम पूरी टेक्नोलॉजी उसमें डाल रहे हैं। आज हमारा वीडियो, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब हमारी उपयोगी एक कला का ही एक आविष्कार है, देन है। अब हम ललित कला की बात करते हैं। ललित कलाएं जो हमारी हैं उसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या स्थापत्य कला आती है। उसके अलावा काव्य कला और चित्रकला, ये हमारी इतनी चीज़ें हमारी ललित कला के अंतर्गत आती है। चित्रकला, जो चित्रकला होती है वो उसमें पेंटिंग्स होती है, बहुत ढेर सारे उसमें चित्र, पेंटिंग्स, रंगों का, रेखाओं का प्रयोग होता है। कैनवस होता है जिसमें कैनवस पे किया जाता है, वॉल पे भी किया जाता है। तो चित्रकला कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप से की जाती हैं, जिसमें मीडियम्स बहुत अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चित्रकला का आधार क्या है, बिना चित्र किसके नहीं बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे रंग और ब्रश। बिना रंग के, बिना ब्रश के आप कोई चित्रकला, कोई पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मूर्तिकला। मूर्तिकला का आधार क्या है, बिना किस चीज़ के मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, तो आप बताएंगे कि मूर्ति जो है पत्थर और सीमेंट, इसके बगैर, या मिट्टी भी कह सकते हैं कि मिट्टी और पत्थर, स्टोन्स जिसे कह सकते हैं, क्ले, इसके बगैर आप कोई चित्र नहीं कोई मूर्ति नहीं बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है वास्तुकला। वास्तुकला का आधार क्या है, तो वास्तुकला का आधार है सीमेंट, मिट्टी, चूना, ये सब इसके आधार हैं कि बिना इसके आप कोई घर का निर्माण नहीं कर सकते। बिना सीमेंट के, बिना चूना के, बिना मिट्टी के आप किसी घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई भी वास्तु की जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, स्थापत्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्थापत्य कला आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो स्थापित की हुई चीज़ें हैं, जिसको हम ट्रांसफ़र ना कर सकते हैं, कहीं मूवेबल नहीं कर सकते हैं, कहीं इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, उसे स्थापत्य कला के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्थापत्य कला जो है वो हमारा कह सकते हैं कि स्थापित की हुई चीज़ों को बोला गया है। तो स्थापित की हुई चीज़ें हमारी, जैसे कह सकते हैं कि ताजमहल है, स्थापत्य कला का ही एक नमूना है, बहुत बड़ा। अक्षरधाम मंदिर है, ये भी एक स्थापत्य कला का है। लाल किला है, ये भी स्थापत्य का है। आपका कुतुब मीनार है, ये भी स्थापत्य का है। और जितनी मस्जिदें हैं, ये सब भी स्थापत्य की ही एक बहुत बड़ी। और आपका कह सकते हैं कि एलोरा गुफा में जो जितने आपके बने हैं, जैसे कैलाश मंदिर वगैरह, सब भी स्थापत्य के ही एक बहुत बड़े रूप हैं। ठीक है, तो स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कला है वो है आपका
संगीत कला भी कह सकते हैं। संगीत कला क्या होती है? संगीत कला का आधार क्या होता है? तो संगीत कला का आधार राग और स्वर होते हैं, ठीक है, जिसमें नाद या राग कह सकते हैं, और स्वर जो होता है जो सरगम आप सा रे गा मा पा, इसके बगैर किसी संगीत की उत्पत्ति कार्य से आप नहीं कर सकते हैं। तो संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। अब बात आती है नेक्स्ट 5वीं कला, काव्य कला। काव्य कला कौन सी कला है? काव्य कला जिसमें हम कविताएं लिखते हैं, जिसमें हम कहानियाँ लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी काव्य कला के अंतर्गत रखी गई हैं। जिसमें हम कविताएं, कहानियाँ, नाटक, ये सब चीज़ें रचते हैं, उसको हम काव्य कला के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका आधार क्या है? बिना किस चीज़ के बिना हम कोई कविता नहीं लिख सकते हैं, कोई कहानी नहीं लिख सकते हैं, तो होता है शब्द और अर्थ। बिना शब्द के कोई आप सेंटेंस, कोई वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं, तो आप कविता और कहानी क्या लिखेंगे? और जब तक उसका कोई मीनिंग ना हो, कोई अर्थ ना हो, तो भी उसका मतलब कुछ नहीं निकलता है। तो शब्द और अर्थ इसके आधार होते हैं काव्य कला के। तो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला, ये आपके 5 ललित कलाओं के अंतर्गत रखे गए हैं। अब बात आती है कि कलाओं को हम किन किन विद्वानों ने कितने रूपों में देखा है, बांटा है, थोड़ी सी उस पर बातें कर लेते हैं। तो मेन विद्वान हमारे जैसे अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे, हीगल, टॉलस्टॉय, और आपके जो विद्वान बाहर के यूरोपियन रहे हैं, जिसमें फ्रायड भी आते हैं। तो इन लोगों ने, विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कला को देखा है और उसके बारे में अपनी विचारधारा, अपनी परिभाषा को परिभाषित किया है। तो हमारे इंडिया के भी लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, और न जाने रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सब ने कला को, उन्होंने भी अपने अपने भावनाओं के द्वारा महसूस किया और उसको एक लिपिबद्ध किया, विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाया, बताया कि कला को किस तरह से फील करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अरस्तु ने कला को कहा है कि कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण करती है। ये अरस्तु ने कहा। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। वो कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सच है वही शिव है, वही सुंदर है। तो कला को प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम की बात कह के बताई कि जो सच है, जो सत्य है, वही कला है। और अरस्तु ने कहा कि कला प्रकृति में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, जैसे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, आकाश हैं, तालाब हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, झरने हैं, ये सब जो है प्रकृति को, जितनी चीज़ें विद्यमान है प्रकृति में, उनको कलाकार क्या करता है, देख के उनको कैनवस पे, दीवार पे, किसी भी बेस पे वो बनाता है। तो कला को उन्होंने कहा कि प्रकृति का ही एक हम टू कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ये अरस्तु ने कहा है। तो बहुत विद्वानों ने कहा, क्रोचे ने कहा कि दृष्टि से कला जो है बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। जो आपका बाह्य जो प्रभाव है उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति होती है कला। फ्रायड ने कहा कला में जो व्यक्ति, जो आर्टिस्ट होता है, उसकी दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप होता है। दमित वासनाएं क्या हैं? जो आपने दबा के अपने अंदर कई वर्षों से, कई जन्मों से रखा है, अपनी चीज़ों को, अपनी इमोशंस को दबा के। किसी ने कभी कुछ आपको बोला, किसी ने आपको कुछ कहा, कभी आपने कुछ इमोशंस आपकी जगह उसको आपने रोक दिया, दबा दिया, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक आपके तल में जाके दबता जाता है। लेकिन जब समय आता है वो कला के रूप में, तो वो सारी भावनाएं, सारी फीलिंग्स वो एक रूप लेने लगती हैं, वो निकलने लगती हैं बाहर, रंगों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, फॉर्म के द्वारा। तो कला जो है वो कह सकते हैं इनके द्वारा कि जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं हम दबा के इच्छाएं अपने अंदर रखे हैं, उसको एक रूप देती है, एक आयाम देती है हमारी कला। तो ये फ्रायड ने बोला है। तो कला बेसिकली हमारी
मैंने बताया कि जिसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप इस तरह से ललित कला और उपयोगी कला। अब ललित कला को हमने 5 भागों में बांटा है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और आपका संगीत कला, काव्य कला। एक, दो, तीन, चार, 5, ये आपके 5 ललित कलाएं हैं। इसमें से भी इसको 2 भागों में किया गया है। जिसमें से चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये 3 कलाएं आपकी दृश्य कलाएं हैं। बाकी ये 2 जो कलाएं हैं श्रव्य कलाएं हैं, मतलब सुनने वाली कला है। संगीत आप सुनते हैं, चित्र आप देखते हैं, ठीक है। उपयोगी कला में आपका आ गया है बढ़ई गिरी, फैशन, वास्तु, टेक्नो, ये आपकी इतनी कलाएं जो आपकी हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी शायद, जो बढ़ईगिरी, फैशन, वास्तु, टेक्नोलॉजी, ये सब हमारी उपयोगी कला है। बाकी हमारी जो है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, ये हमारी कुछ दृश्य कला है और कुछ श्रव्य कला है, जिसे हम इसमें भी रखते हैं। ये ललित कला के अंतर्गत आती है। तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, ये हमारी ललित कला के अंतर्गत रखी गई हैं, जिनको करने से हमें मानसिक, हमारे आत्मिक सुकून मिलती है। ये हमारी ललित कला के अंतर्गत रखी गई है। तो ये कला के बारे में बस मैं आपको आज जो चीज़ें बताया हूँ, इसको आप पूरे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद फिर मैं आपको अब कला के संबंध में और भी जितनी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ अब आगे, जिसमें कि
जो भारतीय चित्रकला है उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, किनके द्वारा भारतीय चित्रकला को जाना गया है, आपको ये भी थोड़ी सी अब आगे इसमें मैं चर्चा करूँगा। तो चित्रकला बेसिकली जो हम चित्रकला की बात करेंगे, जिस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, वो हमारा शुरुआत में आपको दिख रहा होगा इसमें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चित्र हमारे एंशियंट टाइम में हम शुरू करेंगे अब कहाँ कहाँ पाए गए थे। तो उस पे अब हम आगे बात करते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में अब हम चलेंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले चित्र कहाँ प्राप्त हुए, जिसमें हम बात करेंगे कुछ गुफाओं के बारे में जो भारत में हैं, कुछ यूरोप के देश में हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो अल्तामीरा गुफा है उसको सबसे पहले हमारी एक 5 साल की जो बच्ची बताते हैं, मारिया सांतोलो नाम की थी, उसने सबसे पहले उस गुफा को देखा। उसमें जो चित्र प्राप्त हुए, उसमें जो आकृतियाँ देखी गईं, वो किससे जुड़ी हुई थी, किस पशु से जुड़ी हुई थी, उसमें ये बातें हम आपको अब गुफाओं से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। तो भारत में कब चित्र उसके बाद देखा गया, तो हमारी मिर्ज़ापुर की जो जितनी गुफाएं हैं वहाँ बताए जाते हैं कि वहाँ पे उसके बाद देखा गया। तो जिसमें हम अल्तामीरा गुफा, लास्को गुफा जो यूरोप की हैं, उसके अलावा और भी गुफाएं वहाँ पे प्राप्त हुई हैं, उसमें किस प्रकार के चित्र मिले हैं, उन पे भी थोड़ी थोड़ी बातें हम अब आपसे करेंगे। तो हम अभी भारत में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो भारत में हमारी गुफाएं प्राप्त हुई हैं प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई, जिसमें हम अपने उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, कुछ जो गुफाएं हैं, उनमें हम कुछ चित्र जो प्राप्त हुए हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम उस पर चर्चा करेंगे अब। और कुछ साउथ के स्थान हैं दक्षिण में जो बताए जाते हैं कि एक जगह है वेल्लारी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए, बहुत अवशेष प्राप्त हुए, कहते हैं कि हस्त कुठार सबसे पहले वहीं प्राप्त हुई। तो उन जगहों को भी आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो प्रागैतिहासिक काल जो कहा गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक कहा जाता है कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में क्या क्या प्रयोग करता था आदिम युगीन आदमी, तो वो प्रस्तर युग था, जिसमें पत्थरों से वो औजार बनाना सीखा था, पत्थरों से वो हथियार बना के शिकार करने जाता था। तो उसके बाद मध्यकाल में आता है, जिसमें थोड़ा सा उसकी बुद्धि विवेक डेवलप हुई है, और नवपाषाण काल में उसने अग्नि की खोज कर ली थी, और अग्नि नवपाषाण काल की ही देन है, जिसमें अग्नि के द्वारा वो पकी हुई चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो अब आज का मुझे लगता है कि आपका सेशन ये यहीं पे मैं आज रोकता हूँ आपसे। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बात करूँगा नेक्स्ट विषय पे। आज मैं आपको कला के बारे में कुछ उसकी जो अवधारणाएँ थी, जो परिभाषाएँ थी, उसको थोड़ा सा हम बताया, और कुछ कला की जो भाग हैं उसके बारे में कुछ मैंने आपसे चर्चा की। तो उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे, फिर नेक्स्ट में जब आपसे क्लास में आएंगे तो उस पर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।